नजर आते हैं ना मुसलमान नजर आते हैं, ना हिंदू नजर आते हैं ना मुसलमान नजर आते हैं, ना सिख नजर आते हैं ना ईसाई नजर आते हैं, ना सिख नजर आते हैं ना ईसाई नजर आते हैं। अरे यहाँ हर वो शख्स जिसकी धड़कनों में तिरंगा धड़कता हो, मुझे वो पूरा हिंदुस्तान नजर आते हैं, मुझे वो पूरा हिंदुस्तान नजर आता है। अपने इस प्यारे वतन हिंदुस्तान को नमन करता हूँ। विकास की ओर बढ़ता और समझता ये सुनहरा भविष्य आप सबको प्रणाम करता हूँ। इस भविष्य को दिशा एवं निर्देश देने का कार्य करने वाले समस्त शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित संपादक जी, प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बना हुआ ये विद्यालय, इस विद्यालय को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। परिचय से प्रारंभ करता हूँ, अपना परिचय रखता हूँ, कविता का परिचय रखता हूँ। क्या है साहब कविता, क्यों पढ़नी चाहिए? अभी बहुत अच्छा छोटे भाइयों और बहनों ने पढ़ा, काफी अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ बैठ के सुनने में। और अभी जब शुरुआत हुआ कार्यक्रम तो एक छोटा बच्चा पूरे देश का भार अपने हाथों में लेके, तिरंगा लेके खड़ा था। तो मैं चाहता हूँ एक बारी आप इस छोटे बच्चे के लिए सभी तालियां बजा दो। उस बच्चे का जब और ये पीछे छोटे भाई खड़े हैं कारगिल विजय दिवस का चिन्ह लिए, इन सभी के लिए भी आप एक बार तालियां बजा दें इन सबको। शुक्रिया। अब मैं प्रारंभ करता हूं अपने परिचय से। आप सबका थोड़ा ध्यान चाहूंगा। क्या है साहब कविता? जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, सप्त स्वर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मदद से गर्व का प्राकट्य हो तब, सृष्टि के कल्याण पुष्पान कविता है सुनो। मान सुनोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के सुरों का गान कविता है सुनो। धर्म रक्षा के सुरों का गान कविता है सुनो। सप्त स्वर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। सप्त स्वर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। सागरों की लहरों से अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का पहरी गोपाल राणा अक्षरों का अभिष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरुद्ध होकर समस्त मजहब धर्मों का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ, अभिन्न मान सम्मान। राष्ट्रीय चरण वंदना में मां शारदे का ध्यान करता हूँ और अत्यंत अनुद्ध भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित आप सभी देशप्रेमियों को प्रणाम करता हूँ, आप सभी देशप्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। काफी कुछ बता चुके हैं छोटे भाई ने, कुछ आए कविता सुनाई, कुछ भाइयों ने, कुछ ने स्पीचेस के माध्यम से बता दिया कि क्या हुआ था कारगिल विजय दिवस पर। जब 3 मई सन 1999 में भारतीय सैनिकों को पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं और भारत में अपने पैर जमाना चाहते हैं, तो उनको पता लगा कि कारगिल की जो चोटी है वो ऊंचाई पर है और हमारे जो सैनिक थे वो नीचे थे। तो जब वो कारगिल पर चढ़ाई कर रहे थे तब उस समय एक सैनिक के मन में क्या रहा होगा, मैं पंक्ति के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने क्या सोचा होगा उस चढ़ाई को करते समय? राह में मुश्किल भी बहुत है, मगर ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? और तेरे इस लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होता है कि मरता कौन है। फैसला मैदान में होता है कि मरता कौन है। फिर जो फैसला हुआ उस फैसले से आप सभी परिचित हैं। किस प्रकार भारतीय सैनिकों के वीरता के आगे, शौर्यता के आगे पाकिस्तानियों को लधेड़ा गया, घुटनों के बल झुका दिया गया। पर उस दरमियान हमारे तमाम सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। तो मैं कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से उनको पुष्पांजलि देने की प्रयास करता हूँ, उनको याद करने की कोशिश करता हूँ। जीत का जज्बा लेकर अपना बलिदान दिया था, देश के हर व्यक्ति को नया हिंदुस्तान दिया था। आज उन्हें समर्पित अपनी कलम करता हूँ, उन वीर शहीदों को सशक्त नमन करता हूँ, उन वीर शहीदों को सशक्त नमन करता हूँ।
मतलब पाकिस्तान से जब कभी भी हमारा युद्ध हुआ है तो सदैव हारा है, और उसने जब शिमला एग्रीमेंट हो चुका था उस एग्रीमेंट को भी उसने तोड़ा और उसके बाद कारगिल पर उसने चढ़ाई कर दी थी। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ, आक्रोश की कुछ पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूँ, सैनिकों के शौर्य के लिए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। अंधों को दर्पण क्या देना, अंधों को दर्पण क्या देना, भैरों को भजन सुनाना क्या, अंधों को दर्पण क्या देना, भैरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते हो उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। अरे हमने जिसको दो आंखें दी, हमने जिसको दो आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठा, हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वह श्वेत कबूतर खा बैठा, वो छल पे छल करता आया, वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी कि अंतर मन से घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। और हिंदुस्तान की सेना ने हमेशा उसी भाषा में बात करी है। जब कभी भी पाकिस्तान भारत से भिड़ा, आज़ादी के बाद 1948 में ही वो लड़ाई करनी शुरू करी, तब उसको मुक्ति मिली, फिर कारगिल में उसको सामना करना पड़ा। सन 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तब उसको हराया। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि ए पाक तुम्हारी धमकी से, ए पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं करने वाली, ये अमर सनातन माटी है ये कभी नहीं मिटने वाली, ये अमर सनातन माटी है ये कभी नहीं मिटने वाली। अरे तुम भूल गए, अरे तुम भूल गए सन 48, तुम भूल गए सन 48, पैदा होते ही अगड़े थे हम उन कबाइले बकरों की गर्दन हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 71 को, तुम भूल गए सन 71 को जब तुम ढाका में ऐके थे, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटनों के बल पर बैठे थे, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण, तुम भूल गए कारगिल का रण, हमने हिमगिर पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। अरे तुम सारी दुर्गति भूल गए, तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे, बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे हालात तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मगर होती है कुछ लोगों को समस्या भूल जाने की, भूलता रहता है और 21वीं सदी में भी भारत को धमकियां देता रहता है कि एटम बम हमारे पास है, एटम बम हमारे पास है। लेकिन मैं विज्ञान पढ़ाऊँ और आप कभी पढ़ते हो तो आपको पता है कि एटम बम कितने बड़े विनाश का कारण बन सकता है, मगर उनको ये बात समझ नहीं आती, धमकियां देते हैं। तो उनकी धमकियों के लिए मैं चंद पंक्तियां पढ़ देता हूँ, उसका उत्तर उनको उसी से मिल जाएगा। एक तो वो इतना इकोनॉमिकली डिप्रेस कंट्री है, डिप्रेशन में जाया हुआ है, उसके पास बहुत सारा कर्ज है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान जैसे विकसित हो रहे देश को धमकियां देता है। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि तू रख हथियार उधारी के, तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे, अगर एटम बम से भी लड़ना पड़ा तो एटम बम से भी लड़ लेंगे। अरे जब तक तू बटन दबाएगा, जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वीनाथ चला देंगे, जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक चला देंगे, हम पूरा पाक चला देंगे। एक बात स्पष्ट कर दूं, जब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हम पूरा पाक जला देंगे, ये जितनी भी आक्रोश की पंक्तियां होती हैं, तो ये पंक्तियां उन लोगों के लिए होती हैं जो भारत की तरक्की उन्नति से जलन ईर्ष्या का भाव रखते हैं और भारत से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आतंकवाद का कितना बड़ा केंद्र है पाकिस्तान। मेरी ये पंक्तियां उसकी आम जनता के लिए नहीं थी, ये पंक्तियां उन्हीं लोगों के लिए मैं जब पढ़ता हूँ, आक्रोश को उन्हीं लोगों के लिए पढ़ता हूँ, तो ये स्पष्टता मैं आपको देना चाहता था। अब मैं याद करता हूँ कि वो जो सैनिक युद्ध में लड़े होंगे वो कैसे होंगे, क्या किया होगा साहब उन्होंने। वो लोग युद्ध में झूम झूम, वो लोग युद्ध में झूम झूम धरती की रज को चूम चूम काया को खोकर चले गए, नौचावर होकर चले गए। वो लोग छोड़कर सुख साधन चंडी का करके आवाहन, माटी में रस्ते रस्ते बलिदान हुए हंसते हंसते, जो कटे किंतु पर झुके नहीं, मिट गए किंतु पर रुके नहीं, टकराकर चकनाचूर हुए पर कभी नहीं मजबूर हुए। माटी का मान बचाने की, इतिहास अमर कर जाने की, भूखों भव्यता दिलाने की, सुंदर थी जिन वीरों की आशा, हाँ उन्हें पूजने की आशा, हाँ उन्हें पूजने की आशा। और भारतीय परंपरा में कवियों ने सैनिकों को पूजा की तरह ही दिया है, हमेशा पूजा गया है।
अभी एक बहन आई थी, उन्होंने पवार, डॉक्टर हरिओम पवार, बोल के बहुत बड़े कवि, मेरे प्रेरणा स्रोत, उनकी कविता पढ़ी। बहन ने कविता पढ़ी, उस कविता की कुछ पंक्तियां रह गई थी, मुझे वो पंक्तियां अब याद आती हैं, उसको जोड़ देता हूँ इस विषय पर, जुड़ती है कि किस प्रकार से कवि सैनिकों को पूजते हैं। हरिओम पवार जी लिखते हैं, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। अरे गर्व बहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उस सैनिक के सबका दर्शन आपने देखा होगा, अगर सौभाग्य से कोई शहीद हो जाता है तो गांव में किस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ती है उसके दर्शन करने के लिए। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, उस सैनिक के सबका दर्शन। पवार साहब की पंक्तियां है कि उस सैनिक के सबका दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। आगे पंक्तियां पढ़ता हूँ, आतंकवाद को बढ़ाता रहता है, घुसपैठ करने की कोशिश करता है। तब आक्रोश की और 4 पंक्तियां सुनिए कि ए पाक तुम्हारी नापाक धरा की मिट्टी को, ए पाक तुम्हारी नापाक धरा की मिट्टी को शौर्य से शीतल कर देंगे। तुम जन्मों तक गिर ना पाओगे, हम इतना पीतल भर देंगे। तुम जन्मों तक गिर ना पाओगे, हम इतना पीतल भर देंगे। और आतंकवाद के हित फैली हर झोली को फाड़ेंगे। तुम्हारी नस्लें भी पीतल की होंगी, हम इतनी गोली मारेंगे। तुम्हारी नस्लें भी पीतल की होंगी, इतनी गोली मारेंगे। जब हम गोली बम इत्यादि की बात करते हैं, क्योंकि गांधी का देश है पर ये सुभाष चंद्र बोस का भी देश है, तो ये जो पंक्तियां पढ़ी जाती हैं उन्हीं लोगों के लिए पढ़ी जाती हैं जो ऐसी भारत के लिए कल्पनाएं करते हैं, कश्मीर को हड़पने की कल्पना करते हैं, भारत को मिटाने के लिए। कभी पंक्तियां उनके लिए थी। अब अपने हिंदुस्तान पे बढ़ता हूँ, कभी भी कोई युद्ध हुआ हम क्यों जीत जाते हैं? ऐसा क्या कारण है कि भारत के पास कि पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाया? उसके पीछे कुछ कारण तो होगा ना साथियों, वो कारण बताने का प्रयास करता हूँ, क्यों जीतते हैं साहब। इतिहास से पृष्ठभूमि से बनाता हुआ कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। कौन है साहब? हम वीर शिवा के वंशज हैं, हम वीर शिवा के वंशज हैं, राणा की चौड़ी छाती है, हम टीपू की तलवारें हैं, टाटा टोपी के नाती हैं। अरे हम बंदा बैरागी हारी रानी की कथा सुनाते हैं, हम रंग बसंती वाला चोला शाम सवेरे गाते हैं, हम रंग बसंती वाला चोला शाम सवेरे गाते हैं। इस देश की नारी भी पुरुषों से आगे कदम बढ़ाती है। लक्ष्मीबाई बच्चा लेकर अंग्रेजों से लड़ जाती है। मंगल पांडे तनहा सेना में क्रांति शुरू कर देते हैं। ऊधम सिंह लंदन जाकर डायर से बदला ले लेते हैं, ऊधम सिंह लंदन जाकर डायर से बदला ले लेते हैं। सावरकर काले पानी पर, सावरकर काले पानी पर एक नई कथा लिख जाते हैं। अब्दुल हमीद पेंटागन तोपों के आगे टिक जाते हैं। हम युद्ध भूमि का पौरुष है, कतरा कतरा सेनानी है, हम सब यारों हिंदुस्तानी हैं, हम सब यारों हिंदुस्तानी हैं। और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान पर पंक्तियां पढ़ता हूँ। क्या है साहब? पंक्तियां रखता हूँ आपके बीच। ओ चिड़ैया उड़ने वाली, ओ चिड़ैया उड़ने वाली, किसके बीच को बोलती हो? चलने वाली तेज हवाएं, चलने वाली तेज हवाएं, किसकी महिमा डोलती हो? बागों में माली मालाएं, किसके लिए पुरोता है? जल्दी जगने वाला सूरज, किसकी राह सजोता है? अरे उत्तर में गंगा से पूछो, उत्तर में गंगा से पूछो, दक्षिण में कृष्णा से पूछो, पश्चिम में चंबल से पूछो, पूरब में ब्रह्मा से पूछो। अरे अटक से लेके कटक तक पूछो, अटक से लेके कटक तक पूछो, काश्मीर से कन्या तक पूछो, हिंद महासागर से पूछो, कंचनजंगा तक। घूम आओ तुम ये जग सारा, घूम आओ तुम ये जग सारा, फिर तुमको यह मुकाम मिलेगा, इस दुनिया में सबसे सुंदर अपना हिंदुस्तान मिलेगा, इस दुनिया में सबसे सुंदर। अगर आप लोग थके ना हो तो मैं आगे कुछ पंक्तियां और कंटिन्यू कर सकता हूं क्या? ओके। जब मैं कहता हूं कि इस दुनिया में हिंदुस्तान से खूबसूरत कुछ भी नहीं है, तो इस हिंदुस्तान को पता है खूबसूरत कौन बनाता है? आपसे चीज साझा करता हूं कि हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उन्होंने एक निबंध लिखा है राष्ट्र का स्वरूप। तो वो जो निबंध उन्होंने लिखा राष्ट्र का स्वरूप, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्र कैसे बनता है और खूबसूरत कैसे बनता है। तो राष्ट्र, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना?
राष्ट्र यानी एक देश 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, राष्ट्र की जमीन। तो आपको पता है कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां कितनी अच्छी हैं, हमारे पास हिमालय है, गंगाएं हैं, रेगिस्तान है, हरियाली है, सब चीज है। राष्ट्र की जमीन। फिर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इस राष्ट्र के लोग, यानी इस राष्ट्र के जन, जो कि आप और मैं हैं। यानी देश को खूबसूरत बनाने में हमारा और आपका बहुत बड़ा योगदान है। और तीसरी चीज होती है उस देश की संस्कृति। इन 3 चीजों से कोई भी राष्ट्र महान और खूबसूरत बनता है। तो इस आपको और बेहतर बनना पड़ेगा इस देश को खूबसूरत करने के लिए। आपको और चीजें सीखनी पड़ेगी और ये सब काम शिक्षक मुझे लगता है बखूबी करते होंगे। और मैं जानता हूँ कि यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। यू विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ दिस कंट्री वेयर यू विल ब्रिंग दिस नेशन। तो आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है और आप सबसे ज्यादा शिक्षकों के ऊपर दायित्व है। तो मैं कविता के अंतिम सार की ओर पढ़ता हूँ, कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ आप लोगों की, आप सुनिएगा। पंक्तियां पढ़ता हूँ। ए इश्क तेरे लिए, ए इश्क तेरे लिए तो हाजिर ये जबान है, मगर इस सरजमी के लिए ये इश्क भी कुर्बान है। कितने सैनिक अपने परिवार को छोड़कर सीमाओं पे लड़ने चले जाते, तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि ए इश्क तेरे लिए तो हाजिर ये जबान है, मगर इस सरजमी के लिए ये इश्क भी कुर्बान है। जिसके लिए मैंने अपनी चिंगारियों को शोला दिया है, उन अंगारों का हकदार मेरा वतन हिंदुस्तान है। इसलिए उम्मीद का चिराग लिए बढ़ रहा हूँ, बस मुकाम पाना बाकी है। चिंगारी हम सब में भी है, बस आग लगाना बाकी है। चिंगारी हम सब में भी है, बस आग लगाना बाकी है। अब तो इतनी सारी पंक्तियां हो गई, ये सब कुछ हो गया, क्या आपको ये याद रहेगा? हो सकता है रहे, ना भी रहे, शायद आप कुछ लेके जाएं, ना भी लेके जाएं, पर अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, उन पंक्तियों को आप अपने साथ घर लेके जाना। 2 पंक्तियां मैं रखता हूं आपके बीच। क्या है साहब, क्या जरूरी है? अंतिम 2 पंक्तियां बस। सार हमारी साधना का, सार हमारी साधना का शेष रहना चाहिए। हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।